नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में उनके शिष्य आनंद गिरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आनंद गिरी का नाता राजस्थान के भीलवाड़ा से है। वह आसीन क्षेत्र के सरेरी गांव का रहने वाला है। उनका असली नाम अशोक है। 12 साल की उम्र में वह अपना गांव छोड़ हरिद्वार चले गए थे। 1997 में आनंद गिरी अपना घर छोड़ हरिद्वार चले गए थे। उस समय वे गाँव और परिवार में अशोक जाने जाते थे। इसके बाद वे हरिद्वार में महंत नरेंद्र गिरी की शरण में गए। 2012 में महंत नरेंद्र गिरी के साथ अपने गांव भी आए। नरेंद्र गिरी ने उनको परिवार के सामने दीक्षा दिलाई और वे अशोक से आनंद गिरी बन गए। आनंद गिरी शक के दायरे में इसलिए है क्योंकि नरेंद्र गिरी से उनका विवाद काफी पुराना था। इसकी वजह बागंबरी गद्दी की 300 साल पुरानी वसीयत है, जिसे नरेंद्र गिरी संभाल रहे थे। कुछ साल पहले आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी पर गद्दी की 8 बीघा जमीन 40 करोड़ में बेचने का आरोप लगाया था। इसके बाद विवाद गहरा गया था। आनंद ने नरेंद्र पर अखाड़े के सचिव की हत्या करवाने का भी आरोप लगाया था। आनंद गिरी शक के दायरे में इसलिए है क्योंकि नरेंद्र गिरी से उनका विवाद काफी पुराना था। इसकी वजह बागंबरी गद्दी की 300 साल पुरानी वसीयत है। आनंद ने नरेंद्र पर अखाड़े के सचिव की हत्या करवाने का आरोप लगाया। परिवार के लोगों ने बताया कि आनंद गिरी जब 7वीं कक्षा में पढ़ते थे तभी गांव छोड़कर हरिद्वार चले गए थे। वे ब्राह्मण परिवार से है। पिता गांव में ही खेतीबाड़ी करते हैं। आनंद गिरी परिवार में सबसे छोटे हैं। उनके 3 भाई हैं। एक भाई आज भी सब्जी का ठेला लगाते हैं। 2 भाई का सूरत में कबाड़ का काम है। सरेरी गांव आनंद गिरी को एक अच्छे संत के रूप में मानता है। उन्हें शांत और शालीन स्वभाव का बताया जाता है। जिले में हमीरगढ़ तहसील के सक्रिय बजरी माफिया शमशान घाट धार्मिक स्थान में पेयजल के सरकारी कुओं के आसपास 20-20 फीट तक नदी से रेत निकाल रहे हैं। इस समस्या को लेकर देवली, सायला एवं भैंसा कुंडल के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। देवली, भैंसा कुंडल और सायला के दर्जनों लोग मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने समस्या को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया कि हमीरगढ़ तहसील के इन गांवों में बजरी माफिया जेसीबी मशीनों व फोकलेन मशीनों से अवैध बजरी खनन कर रहे हैं। इन माफियों ने भैंसा कुंडल, सायला के शमशान धार्मिक स्थलों व पेयजल के सरकारी कुओं के पास करीब 20-20 फीट तक नदी से रेत निकाल ली। यह कार्य अभी भी जारी है। भैंसा कुंडल और सायला में 20 मशीनें रात दिन बजरी का अवैध खनन कर रही है। रोजाना 200-300 ट्रैक्टर डंपर चल रहे हैं। ट्रैक्टरों से ये बजरी पूर्व पटेल नगर, चंद्रशेखर आजाद नगर, रिको एरिया में सप्लाई कर रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस व माइनिंग विभाग की भी मिलीभगत है। ग्रामवासी इन माफियों को मना करते हैं तो ये झगड़ा और मारपीट करने पर उतर जाते हैं। इन लोगों को पुलिस की शय है। ग्रामीणों का कहना है कि नदी से रेत हट जाने से कुओं का जलस्तर गिर गया। पीने का पानी भी नदी के कुओं से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ये माफिया आए दिन पाइपलाइन को भी तोड़ देते हैं। माफियाओं ने भैंसा कुंडल और सायला की चरागाह भूमि में भी बड़े बड़े बजरी के स्टॉक खड़े रखे हैं। आरोप है कि इन लोगों ने व्हाट्सएप पर माइनिंग में पुलिस विभाग की निगरानी के लिए ग्रुप बना रखा है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से माफियों पर कार्रवाई और इनके वाहन जब्त करने की मांग की। ग्रामीणों ने कार्रवाई में सहयोग करने की बात भी कही है। और सायला का मामला है। ये चारों गांवों से आदमी आए हैं कलेक्ट्रेट में आज बजरी माफियाओं के खिलाफ, क्योंकि बजरी माफियाओं का वहाँ ज़बरदस्त आतंक हो रहा है। और ट्रैक्टर भी जो चलाते हैं बिना लाइसेंस के ड्राइवर ट्रैक्टर चलाते हैं। बचना है तो सामने वालों को बचना है, उनका ट्रैक्टर धीमा तक भी नहीं होता है। सारी रोडें तोड़ दी, वहाँ पे इतने 2-2 फीट के खड्डे हो चुके हैं। एक पूरा बुलेट टूट चुका है। माता जी का स्थान है वहाँ पे, थला की माता जी, जो पूरा भिलवाड़ा शहर और आसपास के सारे लोग वहाँ जाते हैं। आस्था का स्थान है। वहाँ 600 फीट की एक दीवार बनाई है। जब पूरे MLA नवाल साहब थे तब उस दीवार को भी इन्होंने खोखला कर दिया। वो दीवार भी अब गिरने वाली है। तो हमारा यही है कि आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और SP साहब से भी मिले। हमने SP साहब को भी ज्ञापन दिया है। अगर बजरी माफिया के खिलाफ कोई शिकंजा कसते हैं तो ठीक है, नहीं तो ग्रामीण द्वारा आंदोलन किया जाएगा तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। क्या नाम आपका? बालूलाल आचार्य, किसान मोर्चा, जिला सेवक। CIDCB क्राइम ब्रांच ने बीती रात करेड़ा के जीना चौराहे पर एक पिकअप में तस्करी कर ले जाया जा रहा 240 किलो डोडा चूरा बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि करेड़ा पुलिस इस तस्करी से अनजान थी, जिसे CIDCB टीम ने नाकाबंदी के निर्देश दिए थे। जानकारों की माने तो करेड़ा थाना सर्किल में शराब, गांजा, अफीम व डोडा चूरा तस्कर सक्रिय है, लेकिन स्थानीय पुलिस इनसे अनजान है।
सीआईडी-सीबी सूत्रों के अनुसार सीआईडी-सीबी टीम सोमवार को करेड़ा सर्किल में डोडा चूरा तस्करी की सूचना पर पहुंची। टीम ने एक पिकअप का पीछा भी किया। इस पिकअप को पकड़ने के लिए करेड़ा पुलिस को नाकाबंदी के लिए कहा। इसके बाद पुलिस ने भीम रोड पर जीना चौराहे पर नाकाबंदी कर पिकअप को रोका। इसी दौरान सीआईडी-सीबी टीम भी वहां पहुंच गई और पिकअप में भरा 240 किलो डोडा चूरा बरामद कर गोराना निवासी ईश्वर पुत्र देवा गुजर व तेजपुरा कांकरोली निवासी राजू पुत्र भेरू बंजारा को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपितों व डोडा चूरा सहित पिकअप को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। शास्त्रीनगर स्थित 5 राज इंडेप कंपनी एनसीसी यूनिट परिसर में एनसीसी कैडेट का 5 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर 21 से 25 सितंबर तक शुभारंभ किया गया। शुरुआत में शिविर के कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल तेजेंद्र शर्मा ने 5 दिवसीय शिविर की रूपरेखा बताई। कार्यक्रम के सभी अतिथियों का स्वागत किया। शिविर में मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र गोयल, उपखंड अधिकारी ओम प्रभा, संगम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर करुणेश सक्सेना, मेवाड़ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाइस चांसलर आनंद वर्धन शुक्ला, पूर्व मांडलगढ़ विधायक विवेक धाकड़, संगम विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार प्रोफेसर राजीव मेहता आदि उपस्थित थे। सभी ने अपने अपने उद्बोधन में एनसीसी कैडेट को देश में एनसीसी की महत्ता एवं एनसीसी की भूमिका के बारे में बताया। इसके पश्चात एनसीसी कैडेट को उनकी योग्यता के हिसाब से सीनियर अंडर ऑफिसर, सार्जेंट, कॉर्पोरल, लांस कॉर्पोरल की रैंक प्रदान की गई। शिविर का विधिवत उद्घाटन कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल तेजेंद्र शर्मा ने उद्घोषणा करके करी। शिविर में संगम विश्वविद्यालय तथा मेवाड़ विश्वविद्यालय के लगभग 100 कैडेट भाग ले रहे हैं। शिविर में हथियार प्रशिक्षण, ड्रिल, फायर फाइटिंग, लीडरशिप आदि का प्रायोगिक एवं लिखित के अनुरूप सिखाया जाएगा। शिविर में संगम विश्वविद्यालय के एएनओ लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन, मेवाड़ विश्वविद्यालय एएनओ लेफ्टिनेंट ताबिश अली खान, सूबेदार जसबीर सिंह, सूबेदार शैलेंद्र सिंह अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन कैडेट साक्षी पारिक ने किया। जो फील्ड आपने चुनी है उसमें आपको सक्सेस मिले। एक कैडेट को मैं पर्सनली जानती हूँ, तो जो उसके मन में एनसीसी और मैं जाना चाहती हूँ, सेना में जाना चाहती हूँ, जो उससे सुनने को मिलता है तो रोम रोम खड़ा हो जाता है कि स्वच्छता अभियान को लेकर पंचायतें अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन कुछ पंचायतें इसे नजरअंदाज कर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही है। ग्राम पंचायत बरसनी की आधी आबादी के लोग इन दिनों बरसाती पानी के जमाव के कारण परेशानी से जूझ रहे हैं। मक्खी मच्छरों की तादाद बढ़ी है। घरों से निकलने वाले शौचालयों का गंदा अपशिष्ट पानी भी बारिश के पानी के साथ नालियां न होने के कारण सड़कों के मुख्य मार्गों पर भर रहा है, जिसके कारण भयानक मच्छर व मक्खी तो पनप ही रही है, साथ ही मोहल्ले में रहने वाले ग्रामीण उस दुर्गंध को सहन नहीं कर पा रहे। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी गंदगी व जिल्लत भरी जिंदगी से जीना दुश्वार सा हो चला है। इस गंदगी होने का मूल कारण है पानी के निकास का उचित प्रबंध न होना। ग्रामीणों के पानी के निकास के लिए कई बार ग्राम पंचायत को अवगत करवाया, मगर ग्राम पंचायत द्वारा लीपापोती के सिवाय और कुछ भी नहीं किया। ग्राम पंचायत के लगने वाले मजरे सांगनी के ग्रामीणों ने बताया कि हमारे यहाँ तो बिना बारिश ही यह पानी भरा ही रहता है, न नालियां हैं न पानी के निकास का कोई प्रबंध है। अब आमजन को हर रोज इस कीचड़ भरी डगर से गुजरना पड़ता है। सांगनी के ग्रामीणों को दुग्ध डेयरी पर सुबह शाम दोनों समय दुग्ध देने के लिए डेयरी पर जाना पड़ता है। ऐसे में कीचड़ व गंदगी की सड़न से निकलना दुश्वार हो रहा है। इस बारे में लापरवाह बनी पंचायत को ग्रामीणों द्वारा अवगत कराए जाने के बावजूद बारिश के पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। हमारी ग्राम पंचायत बरसनी, जहाँ पर स्वच्छ भारत तो दूर की बात, जगह जगह बरसात के समय नाले भरे हुए हैं और खड्डे हो रहे हैं। उनकी पानी निकासी के लिए सरपंच साहब कुछ सुविधा नहीं कर रहे हैं। लोगों को निकलना मुश्किल हो रहा है, कईयों की गाड़ियाँ फिसल रही हैं और ज़्यादा पानी इकट्ठा होने के कारण लोगों में बीमारियां तक फैल रही हैं। मच्छर हो रहे हैं चारों ओर, इससे कई बीमारियां फैलने की संभावना जताई जा रही है। इसलिए सरपंच साहब से कई बार निवेदन किया, लेकिन फिर भी खड्डों को भरने की सुविधा नहीं की गई और पानी निकासी के लिए कोई भी योजना नहीं करवाई गई है। इसलिए ग्राम पंचायत सरपंच बरसनी से निवेदन है कि जल्द से जल्द इन खड्डा निकासियों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जिससे लोगों को, जनता को लाभ मिल सके। भारतीय संविधान में महिलाओं व पुरुषों को बराबरी का अधिकार दिया है। साथ ही भारतीय दंड संहिता में भी महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए कई धाराएं बनी हुई है।
लेकिन उसके बाद भी आधी आबादी पर आए दिन अत्याचारों के मामले देखने और सुनने को मिलते हैं। महिलाओं पर उनके कार्य क्षेत्र में सौतेले व्यवहार के साथ ही महिलाओं को डायन बताकर प्रताड़ित करने व दहेज के नाम पर प्रताड़ित करने व महिलाओं के साथ होने वाली यौन शोषण की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज इसी मुद्दे को लेकर लोकवाणी ने न्यायिक क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं से महिलाओं के कानून व उन पर होने वाले अत्याचारों को कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा की। लोकवाणी पर देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। भारतीय संविधान के अंदर महिला और पुरुषों को दोनों को बराबर का अधिकार दिए हुए हैं और भारतीय दंड संहिता के अंदर भी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई धाराएं बनी हुई है, लेकिन उसके बाद भी आए दिन हमें देखने और सुनने को मिलता है कि महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं हो रही है। इन महिला अत्याचार को लेकर जो जागरूक महिलाएं हैं, इनका क्या कहना है और किस प्रकार महिला अत्याचारों में कमी लाई जा सकती है? जी मैम, आए दिन हमें महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं देखने को सुनने को मिलती है, किस प्रकार महिलाओं पर अत्याचार को कम किया जाए? देखिए, अगर कानून की दृष्टि से देखें तो कानून ने बहुत सारी सुविधाएं और बहुत सारे हित के लिए महिलाओं के लिए कानून बना रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये रुक नहीं पा रहा है। इसमें दो चीज़ें हो सकती है, या तो रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है कि महिलाएं इतनी खुल गई हैं, उनमें इतनी अवेयरनेस आ गई है कि उनके साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो वो पुलिस और थाने में जाकर के रिपोर्टिंग या कोर्ट में आकर के रिपोर्टिंग कर सकती है। तो इस वजह से भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं था कि पहले महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होते थे, लेकिन पहले के अत्याचार में ये था कि कम मतलब इतना ज़्यादा अत्याचार जो भी होते थे तो उसको एक दबा लिया जाता था। महिलाओं को ये कहा जाता था कि ये जो भी हो रहा है ये तुम्हें अपने तक सीमित रखना है, तुम बाहर किसी के साथ इसको शेयर नहीं करोगी कि तुम्हारे साथ क्या गलत हो रहा है। देन दूसरा कि पहले की जो महिलाएं थी वो अपने बच्चों को, अपने घर में बच्चों को संस्कार भी देती थी, ना कि और अब जो जैसा हम देख रहे हैं कि महिलाएं भी आर्थिक कारणों की वजह से घर से बाहर निकल के काम कर रही है, उनके पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो बच्चों को अपना टाइम दें, या थोड़ा बहुत जो वक्त मिलता है वो अपने सोशल मीडिया में अपने आप को इन्वॉल्व रखती हैं, चाहे वो फेसबुक हो या चाहे टीवी देखने में कुछ भी हो, लेकिन बच्चों के लिए उनके पास वक्त नहीं रहता है। तो इस वजह से भी बच्चों में वो जानकारी, वो संस्कार नहीं आ पा रहे हैं जो उनमें आने चाहिए, और जो सिर्फ एक पेरेंट्स या जो घर के गार्जियन है, चाहे दादा दादी हो चाहे नाना नानी हो, वो ही दे सकते हैं। और एक बात और कि हम जो स्कूल में बच्चे सीखते हैं वो ये देख कि वो उपदेश से सीखते हैं, जबकि होता यह है कि बच्चे उपदेश से नहीं, वो ऑब्जर्व करके सीखते हैं कि हमारे पेरेंट्स कैसे अपने ऐसे बड़ों से और अपने घर के लोगों से व्यवहार कर रहे हैं, या हमारे पेरेंट्स या गार्जियंस का समाज के लोगों के साथ कैसा व्यवहार है, उस हिसाब से वो सीखते हैं। तो हम सिर्फ उपदेश देकर के उनको बदलना चाहते हैं तो ये भी चीज़ एक नामुमकिन है। इसलिए भी बच्चे और ये उनमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम बाहर के लोगों के साथ कैसे व्यवहार करें। दूसरा, हमारी जो भारतीय मूल्य और संस्कृति है उनको हम छोड़ते जा रहे हैं, जो आधुनिक और पाश्चात्य संस्कृति है उसको हम अपनाते जा रहे हैं। तो वहाँ उस संस्कृति के अंदर तो महिलाओं के लिए बराबर का दर्जा माना गया, उन्हें उपभोग की वस्तु माना गया, जबकि हमारे यहाँ उन्हें देवी समझ करके पूजा की जाती थी। तो ये भी एक डिफरेंस आ रहा है जिसकी वजह से भी इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। तो ये दो चीज़, कानून होते हुए भी महिलाओं के साथ इस तरह का बर्ताव, चाहे वो किसी भी तरह की हिंसा हो, चाहे वो मौखिक हिंसा हो, लैंगिक हिंसा हो, आर्थिक हिंसा हो, चाहे इमोशनल उनको या साइकोलॉजिकली किसी भी तरह से उनको टॉर्चर किया जा रहा हो, तो ये इन सब को बढ़ने का कारण मुझे तो वस्तुतः, और जो भी मैंने अब तक देखा है सोसाइटी में या जितने भी केसेस हमारे पास आते हैं, उनमें प्रमुख मुद्दा यही रहा है कि पुरुष अपनी कुंठाओं को महिलाओं के ऊपर निकालते हैं। दूसरा, एक जो शराब या नशा करने की प्रवृत्ति है वो भी, उस प्रवृत्ति की वजह से भी वो बहुत ज़्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं। तीसरा, महिलाएं आर्थिक रूप से संबल नहीं होती है, इसलिए भी पुरुष उनके ऊपर उनको दबाने की कोशिश करते हैं। और एक हर चीज़ जो भी गलत हुआ है तो वो महिलाओं के ऊपर ही आरोपित किया जाता है कि अगर महिलाओं को हम मार रहे हैं, पीट रहे हैं तो इसलिए क्योंकि ये ज़बान ज़्यादा चलाती है। महिलाओं के साथ सेक्सुअल हिंसा हो रही है तो इसलिए कि इसने कपड़े ढंग से नहीं पहने हैं। महिलाओं के पास अगर कमाने के लिए, वो पैसे के लिए हम उसको पैसा नहीं दे रहे हैं तो इसलिए कि वो खुद कुछ नहीं कमा रही है, जबकि महिलाएं घर का अधिकतर काम महिलाएं खुद करती है। और अगर आप किसी सर्वेंट को रखें तो आप देखेंगे कि जो आप किसी भी सर्वेंट को आप महीने के 2000-3000 देते हो और उससे तिगुना काम महिलाएं घर का करती हैं। तो सारी चीज़ों को एक साथ देख करके, सभी एस्पेक्ट्स को एक साथ देख करके लगता है कि महिलाओं को खुद का अपना स्वाभिमान बनाए रखना चाहिए, उन्हें अपने को कम नहीं समझना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ स्वच्छंदता के साथ साथ, स्वतंत्रता के साथ साथ स्वच्छंद नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। मूल्य और संस्कृति को अब पहचानते हुए उसको आगे बढ़ना चाहिए, सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। भारतीय दंड संहिता के अंदर भी महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए कई धाराएं बनी हुई है
फिर भी हम देखते हैं कि प्रॉपर तरह से महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाता है। क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, कानून बहुत सारे बने हुए हैं। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिए, हर क्षेत्र के लिए महिलाओं के लिए कानून बने हुए हैं। बस ये है कि महिलाओं को आगे होके अवेयरनेस के लिए आगे आना पड़ेगा। जब तक महिलाएं खुद अपने कानून को लेके, अपने अत्याचारों को लेके, हर चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएगी और अपने कानून का सदुपयोग नहीं करेगी, तब तक कोई महिला को कानून उसको सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा। कानून बन गया है, कानून सुरक्षा तभी प्रदान कर पाएगा जब हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अपने सामाजिक क्षेत्र को लेके, अपने आर्थिक क्षेत्र को लेके महिलाएं आवाज़ नहीं उठा पाती है। आवाज़ नहीं उठाने की वजह से कानून जैसा बना है वैसा का वैसा किताबों में बंद हो जाता है। आज स्थिति ये है कि महिला को उस क्षेत्र में अपने कानून का उपयोग करने के लिए उनको कैसे वो आगे आए, वो कैसे आवाज़ उठाए, इस पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे बड़ी चीज़ है कि महिलाओं पर अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं। बढ़ने की स्थिति ये है कि पुरुषों की जो कुंठा, जैसे मैडम ने भी बताया, पुरुषों की जो कुंठा है वो उनको अपने आप में ही महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने के लिए मजबूर कर रही है कि महिलाएं क्यों आगे आ रही है, उनका ये हमसे आगे बढ़ रही है। जो उनका मन में हीन भावना जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। हम सोचते हैं महिलाओं को ये सिखाए, महिलाओं को वो सिखाए, पर आज के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पुरुषों को भी कुछ सिखाया जाए कि वो उनको कैसे महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। आज वो कानून जरे भले ही बन गए हो, महिलाएं कुछ उसका इस्तेमाल कर लेती है, कुछ डर के मारे नहीं कर पाती है, पर हम पुरुषों की सोच को जब तक नहीं बदलेंगे तब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं आएगा। पुरुषों को ही आगे आना पड़ेगा। उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए परिवार में जो अपनी महिलाएं हैं उन महिलाओं को वो अगर सपोर्ट करेंगे तो हर परिवार की महिला अपने आप आगे आएगी, अपनी स्वतंत्रता से और अपनी इच्छा से। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरह की व्यवस्था और इस तरह का कुछ हो जाए कि हर पुरुष महिलाओं को सपोर्ट करने लग जाए तो ये कानून बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे महिलाओं पर अत्याचार में कमी लाई जाए? आए दिन हमें घटनाएं सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। जैसे आईपीसी और संविधान में महिलाओं को बराबर का हिस्सेदार माना है, पर जब तक पुरुष नहीं मानेगा तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता। अभी मतलब बड़ी महिलाओं को या बड़े लड़कियों को सबको सिखाया जा सकता है कि ठीक है ये करो, वो करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये कपड़े मत पहनो, वो मत करो, पर छोटी बच्चों को क्या सिखाओगे आप? उनके साथ भी हो रहे हैं। आज कल अभी की न्यूज़ है 2 दिन 3 दिन पहले की, उसमें हुआ है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि जब तक पुरुष नहीं मानेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। जहाँ एक बात की जाए तो संविधान और भारतीय दंड संहिता के अंदर कई प्रावधान हैं, लेकिन जब तक परिवार के अंदर संस्कार बच्चों को नहीं दिए जाएंगे तब तक महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, तब तक शायद महिलाओं पर अत्याचारों में कमी नहीं आ पाएगी। लोकवाणी के लिए मैं बिलोड़ा से प्रहलाद तेली। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकवाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। प्रज्ञानम ब्रह्म,
अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर। प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा के सौजन्य से महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में हर महीने की 27 व 28 तारीख को प्रातः 9 से 1 बजे तक दमा, अस्थमा, नया पुराना खांसी जुकाम, सांस की तकलीफ हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर अंजू वधवा, डॉक्टर देश दीपक वधवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। स्वर्गीय पंडित सांवरलाल शर्मा की स्मृति में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 7वें अंतिम दिन सुदामा चरित्र का सुंदर चित्रण पहल देवांशी, स्नेहा, वल्लभ, विठल, दीशा, अक्षत, दादी एवं रामचंद्र मुंद्रा द्वारा किया गया। सुदामा चरित्र के इस चित्रण में कृष्ण एवं सुदामा, रुक्मणी आदि ने भक्तों का मन मोह लिया। हृदय को छू लेने वाले इस दृश्य में भक्त अपने अश्रु नहीं रोक पाए। इसके साथ ही परीक्षित मोक्ष की कथा का भक्तों ने आनंद लिया। कथा के दौरान मंचन किया गया। इसी क्रम में व्यासपीठ के सम्मान हेतु भीलवाड़ा के नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी, पार्षद धर्मेंद्र पारिक, श्रीराम सेवा समिति के अध्यक्ष शिव शेखर शर्मा, नरेंद्र पाठक, लक्ष्मी नारायण मुंद्रा एवं सदस्यगण विष्णुदत्त शर्मा, जगदीश चंद्र शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, प्रोफेसर RS बांगड़, VS दवे आदि कई भक्तों ने कथा का रसपान किया। भागवत कथा के अंतिम दिवस पर बालाजी मंदिर, बालाजी मार्केट परिवार ने सभी कार्यकर्ताओं, सहयोगियों, भक्तों का आभार व्यक्त किया। अंत में कथा विश्राम के बाद संत भगवान श्री कृष्ण किंकर महाराज को गाजे बाजे के साथ विदाई दी गई। सभी भक्तों ने महाराज को अश्रुपूरित विदाई दी। इस अवसर पर श्रीराम मंदिर सुभाष नगर पर रात 8 बजे नवल भारद्वाज द्वारा सुंदरकांड पाठ रखा गया। सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं। इस अवसर पर श्रीराम मंदिर सुभाष नगर पर रात 8 बजे नवल भारद्वाज द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। शिव साईं धाम मंदिर में कलश यात्रा के साथ कथा प्रारंभ हुई। मंदिर के पुजारी ओम पाराशर साईं राम ने बताया कि व्यासपीठ पर विराजमान जोधपुर के प्रसिद्ध कथावाचक श्री राम सिनेही संत अर्जुन राम महाराज के मुखारबिंद से कथा प्रारंभ हुई। कथा 20 सितंबर से 26 सितंबर शिव साईं धाम मंदिर छोटी पुलिया पर प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चलेगी। ये सबसे तब मिलता है जब बहुत जन्मों का भाग्य उदय होता है। राम जी की कृपा के बिना थोड़ा ही मिलता है। तुलसीदास जी महाराज रामायण जी में साफ साफ लिखते हैं कि बिनु सत्संग श्री राम मंडल सेवा संस्थान ने महंत बाबूगिरी महाराज के सानिध्य में तुलसी के पौधे व गमले वितरण किए। श्री राम मंडल सेवा संस्थान के दिलीप सोनी व सुखदेव पारिक ने बताया कि महंत बाबूगिरी महाराज व संस्था अध्यक्ष शांति प्रकाश मोहता ने भक्तों को तुलसी के गमले व तुलसी के पौधे वितरण किए। मोहता ने तुलसी जी की महिमा बताते हुए कहा कि तुलसी जी को भारतीय जनमानस में बड़ा पवित्र स्थान दिया गया है। यह लक्ष्मी जी व भगवान नारायण दोनों को समान रूप से प्रिय है। इसे हरि प्रिया भी कहा गया है। तुलसी के बिना यज्ञ, हवन, पूजा, कर्म कांड, साधना व उपासना पूरे नहीं होते। यहाँ तक कि श्राद्ध, तर्पण, दान, संकल्प के साथ ही चरणामृत प्रसाद व भगवान के भोग में तुलसी का होना अनिवार्य माना गया है। जिस घर तुलसी का पौधा होता है वह घर तीर्थ रूप है। हनुमान जी भी उस घर पर निवास करते हैं। तुलसी जी के पौधे व गमले वितरण करने के लिए मंडल के विक्रम सोनी, अनिल तिवारी, अशोक अग्रवाल, सत्यनारायण सैनी, सुरेश शर्मा, प्रवीण पचीसिया आदि सदस्य उपस्थित थे।
भीलवाड़ा माली समाज संपत्ति ट्रस्ट की बैठक माली समाज के बड़ा मंदिर कलकीपुरा में आयोजित हुई, जिसमें भैरू पटेल ने बताया कि समाज के विकास में उत्थान के लिए युवा जागृति की सख्त आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए माली समाज भीलवाड़ा ने यह निर्णय लिया कि इस बार यह जिम्मेदारी युवाओं को सौंपी जाएगी, जिस पर सभी पंचों व समाज के वरिष्ठजन घीसा तंवर, वर्दी पारेता, उदय राक्षिया, नानूराम गढ़वाल, श्याम जजारवा, नंदलाल डाबी, पूसा महावर, भेरू गढ़वाल, शंकर छूलीवाल, चांदू सांखला आदि ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर दौलत रागसिया, कोषाध्यक्ष पर पूषालाल तुंदवाल व सचिव पद पर दिनेश गढ़वाल को मनोनीत किया। हरिशिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा राजस्थान में 13 सितंबर से चल रहे 100 कुंडीय श्री लक्ष्मी गणेश यज्ञ कि 19 सितंबर को पूर्णाहुति के साथ संपूर्ण हुआ। आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने यज्ञ भस्मी लेकर हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया, जिसे बाबा शेवाराम साहब जी के मासिक प्राकट्य उत्सव के अवसर पर 20 सितंबर को मां गंगा में गंगा घाट पर पूजन कर विसर्जित किए एवं संतों को अल्पाहार कराया। इस अवसर पर महंत प्रकाश मुनि, महंत दिव्यानंद, महंत श्रवण मुनि एवं अनेक संत, आश्रम के संत गोविंद राम ब्रह्मचारी, बालाकेंद्र देव, कुणाल सिद्धार्थ एवं मिहिर एवं सारथी श्यामलाल जाट उपस्थित थे। काशी में सोनू रूपानी व अन्य भक्तों ने भी विसर्जन में भाग लिया। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम ने बताया कि इस संपूर्ण यज्ञ के राधेश्याम अग्रवाल, प्रहलाद अग्रवाल, किशन अग्रवाल थे। स्वामी जी ने जानकारी दी कि हरिशिवा आश्रम में प्रत्येक मास की पूर्णिमा को बाबा शेवाराम साहब जी का मासिक प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है तथा निराश्रितों को अन्नपूर्णा रथ के माध्यम से हलवा व पोहा प्रसाद भी वितरण किया गया। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना अंतर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और नौकरियों के लिए होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने हेतु अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र अभ्यर्थी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में आवेदन कर सकते हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आजाद खान पठान ने बताया कि आवेदन करने के लिए एसएसओ पोर्टल पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 24 सितंबर 2021 है। वर्ष 2020-21 में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत स्वीकृत पूर्व मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्तियों की राशि का जिन आवेदकों के बैंक खातों में कमी त्रुटि होने के कारण राशि हस्तांतरित नहीं हो पाई है, उन्हें अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार की ओर से दूसरी बार मैसेज भेज दिए गए हैं। त्रुटि सुधार हेतु आवेदकों के लिए ये अंतिम अवसर है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक और जहां राज्य सरकार विद्यार्थियों के स्वास्थ्य तथा शिक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए विभिन्न योजनाएं चला रही है, लेकिन कई क्षेत्र में यह योजनाएं हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और जैसी कहावत सिद्ध होती है। आसीन कस्बे क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वार्ड नंबर 6 में विगत कुछ दिनों से भरा पानी वहां अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। विद्यालय के मैदान में पानी निकासी नहीं होने के कारण कई दिनों तक यहां पानी भरा रहता है, जिसके कारण डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का अंदेशा हमेशा ही लगा रहता है। विद्यालय के शारीरिक शिक्षक नसीम बानू ने बताया कि आए दिन इस समस्या से विद्यालय प्रशासन को सामना करना पड़ता है। विद्यालय के मैदान में अधिक दिनों तक पानी भरने के कारण डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा हमेशा विद्यालय स्टाफ तथा विद्यार्थियों के लिए बना रहता है। ग्राम पंचायत दानथल के जीतिया गांव में किसान राम सिंह के खेत पर सोमवार को सिजेंटा इंडिया लिमिटेड द्वारा किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को मक्का व बीज व अन्य फसलों पर कीटनाशक व अच्छी पैदावार की जानकारी उपलब्ध कराई। कीटनाशक व खरपतवार नाशक दवाइयों की जानकारी दी और कृषि की जानकारी के लिए टेम्पलेट वितरण किए गए। इस संगोष्ठी में किसान, विक्रेता एवं कंपनी के लोग उपस्थित थे। किसान संगोष्ठी में सिजेंटा इंडिया लिमिटेड के रीजनल मैनेजर किशोर खेड़नार, टेरिटरी मैनेजर आशुतोष शर्मा, एमडीओ केशव शर्मा, एमडीओ आविश शर्मा, भेरूलाल जाट, दशरथ सिंह, सत्यनारायण जाट, राहुल चौधरी, बाल मुकुंद पारिक, विक्रेता देवीलाल जाट आदि उपस्थित थे। पंडित हिमांशु शर्मा ने बताया कि कीर्तनकार गोवस चैतन्य शर्मा द्वारा म्यूजिक एल्बम श्री राधिका अष्टकम को श्री राधा रानी के छठी महोत्सव के उपलक्ष्य में रिलीज किया गया। म्यूजिक एल्बम में संगीतकार सचिन किनरिया, विजयपुरी गोस्वामी, मयंक अग्रानी, अजय सोनी, यशदीप पाटोदिया, अक्षत सोनी एवं राधा रानी के किरदार में आराध्या सोनी ने अपना योगदान दिया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।